हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल म्यूचुअल फंड प्रोडिजी बाय राजेश कनवरिया। जैसे कि दोस्तों, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो में कि मैं आपको म्यूचुअल फंड और उसमें इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग बहुत बारीक चीज़ों से अवगत कराऊंगा। किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए म्यूचुअल फंड के अंदर, लमसम या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू। बिकॉज जब भी मैं अपने इन्वेस्टर से मिलता हूँ तो इस तरह की काफ़ी क्वारीज मेरे को सुनने में आती हैं। मेरे से अक्सर मेरे इन्वेस्टर्स, मेरे क्लाइंट्स मेरे से पूछते हैं कि राजेश जी, मेरे को इन्वेस्टमेंट लमसम करनी चाहिए या सिप का ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। तो ये दुविधा में अक्सर मैंने अपने इन्वेस्टर्स को देखा है। तो आज कोशिश करूंगा मैं कि उस दुविधा को किसी तरीके से कम करने की। हालांकि ये हर इन्वेस्टर का एक अपना निजी मामला होता है कि वो लमसम इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा कंफर्टेबल है। बट बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, मैं चाहता हूँ कि उनका जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो काफ़ी फ्रूटफुल रहे। तो आज कोशिश करूँगा, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं आप लोगों के लिए, जिसको मैं चाहूँगा आपसे शेयर करना, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही फ्रूटफुल रहे, बहुत ही अच्छी रहे, अच्छे रिजल्ट रहे। सो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि कौन सा तरीका इन्वेस्टमेंट का हम अपनाएं, लमसम या सिप, जो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल और कंपैरेटिवली कम रिस्की हो। ठीक है, तो पहले बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट की। लमसम इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप इस बाज़ार के अंदर एक मुश्त पैसा लगाना चाह रहे हैं एक सर्टेन लेवल पे। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, अगर अभी बाज़ार निफ्टी का लेवल 19,800 है और आप इस लेवल पे म्यूचुअल फंड परचेज करना चाह रहे हैं, तो आप लमसम अगर ऑप्शन चूज करते हैं तो दैट मीन्स, अगर एग्जांपल के तौर पे 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 19,800 निफ्टी इंडेक्स के लेवल पे किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया है। और मान लीजिए उस यूनिट का प्राइस एग्जाम्पल के लिए 10 रुपये है, तो 10 रुपये पे आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो तकरीबन आपको 10,000 यूनिट आपको अलॉट हो गई है। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट कहलाएगा लमसम इन्वेस्टमेंट। और अब बात करते हैं सिप की, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में कि आप हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट अलॉट कर देते हैं कि आपके अकाउंट से हर महीने, सपोज 10,000 रुपए का आपने एक अमाउंट अलॉट किया है सिप के लिए, तो हर महीने आपके अकाउंट से 10,000 रुपए कटेंगे और यूनिट परचेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यूनिट का प्राइस 10 रुपीज है, तो आपके अकाउंट से 10,000 रुपीज कटे और 10,000 का यूनिट परचेज हो गया, यानी 1,000 यूनिट आपको अलॉटमेंट हो गए। तो ये है सिप का तरीका। सिप के अंदर आपको एक एडिशनल बेनिफिट ये मिलता है हमेशा कि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी होती है वो कैप्चर हो जाती है इसमें। सपोज अगले महीने मार्केट इंक्रीज हुआ और यूनिट का प्राइस 10 रुपए से बढ़ के 10 रुपए 50 पैसे हो गया, तो नेक्स्ट मंथ यानी अक्टूबर मंथ के अंदर जो आप 10,000 रुपीज का परचेज कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, वो अप्रोक्सीमेटली 10.5 रुपए पर यूनिट पे कर रहे हैं, यानी वहां पर आपको यूनिट 1,000 अलॉट ना होके करीब 950 अप्रोक्स यूनिट आपको अलॉट हो गई है। नवंबर मंथ के अंदर बाजार नीचे आ गया और यूनिट का प्राइस लगभग 10 रुपए से 10.5 रुपए से घट के 9.5 रुपए रह गया, तो दैट मीन्स नवंबर मंथ के अंदर आपका जो 10,000 रुपीज का यूनिट परचेज होगा थ्रू सिप के थ्रू, वो अप्रोक्सीमेटली 9.5 रुपए में परचेज होगा, यानी करीब करीब 1,050 यूनिट आपको अलॉट होंगे। तो मोर और लेस इस वॉलेटिलिटी के अंदर आपको जो यूनिट का प्राइस है वो हर रेट पे एक्यूमुलेट होता चला जा रहा है, तो पोर्टफोलियो में स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा आ जाती है। तो सिप का इन्वेस्टमेंट इस तरीके से होता है। बट मैं अपने दर्शकों को एक चीज बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं कि दोनों ही इन्वेस्टमेंट का कोई भी ऑप्शन आप चूज करें, चाहे लमसम चूज करें चाहे सिप चूज करें, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना एक तो रिस्क एपेटाइट पता होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, आपका इन्वेस्टमेंट का होराइजन का क्लैरिटी बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरा यह मानना है कि जब आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मिनिमम होराइजन 4 से 5 साल का तो रखना ही चाहिए, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट चाहते हैं। तो हम बात करेंगे कि लमसम और सिप के अंदर मेजरली डिफरेंस कहाँ और किस तरीके से आते हैं। तो ये देख लेते हैं कि बेनिफिट्स कहाँ हैं। बेनिफिट्स की अगर बात करूं कि अगर आपने लमसम के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है और मार्केट आपकी इन्वेस्टमेंट के तुरंत बाद बुल जोन में जा रही है, यानी बुलिश है, बाजार वहां से इंक्रीज होता चला जाता है, तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि लमसम इन्वेस्टमेंट वाले को ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। सपोज आपने इन्वेस्टमेंट किया था 19,800 के लेवल पे और अगले 6 महीने के अंदर बाजार 21,000 चला जाता है निफ्टी, तो डेफिनेटली जिसने लमसम के अंदर 1 लाख रुपए डाला हुआ है उसको जो है रिटर्न एक्सपेक्टेड है कि उसको एकदम से ज्यादा आएंगे बहुत कम टाइम के अंदर। और सिप की अगर हम बात करें तो सिप के अंदर कंपैरेटिवली रिटर्न जब बनते हैं तो सिप में थोड़ा टाइम चाहिए होता है, बिकॉज
अगर हम बात करें कि अगर 6 महीने के अंदर बाजार 21,000 हो गया तो 6 महीने के अंदर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 60,000 का ही हुआ है सिप का, जबकि लमसम वाले ने 10 रुपीज पे 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किया है, तो कंपैरेटिवली उसका रिटर्न सिप के रिटर्न से ज्यादा रहेगा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की हम बात करें कि ये बाजार सिर्फ 6 महीने के लिए नहीं है, एक लंबे होराइजन के लिए है। इस लंबे होराइजन के अंदर बाजार कई बार नीचे डाउनफॉल पे भी आएगा, तो उस केस के अंदर मैं ये मानता हूं कि सिप वाला, वो कहते हैं ना कछुए की चाल वाला थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट ले जाता है, तो सिप वाला हमेशा इससे फियरलेस रहेगा कि बाजार चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हर महीने 10,000 रुपीज एक डिसिप्लिन वे में उसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वो रिस्क मिटिगेट डेफिनेटली लमसम वाले से बेटर कर लेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब बात करते हैं फ्लॉ की। फ्लॉ इसमें आप ये मान सकते हैं कि लमसम इन्वेस्टर के साथ हमेशा एक फ्लॉ ये रहता है कि अगर जिस सर्टेन लेवल पे उसने इन्वेस्टमेंट करा है अपना, उस सर्टेन लेवल से मार्केट डाउन आना शुरू हो जाए तो डेफिनेटली उसके पोर्टफोलियो जो है उसका जो रिटर्न है वो माइनस में आना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जबकि जो सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको बाजार के नीचे आने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले उसमें एग्जांपल दिया है कि 10 रुपीज से अगर नैव का वैल्यू 9 रुपीज भी रह जाता है तो भी एवरी मंथ 10,000 रुपीज उसका इन्वेस्टमेंट होता जा रहा है और यूनिट उसकी बढ़कर उसके पास आती चली आ रही है, तो पोर्टफोलियो कंपैरेटिवली उसका ज्यादा स्ट्रांग होता चला जा रहा है। तो सिप में इन्वेस्टमेंट करने वाले को दोनों ही तरीके से बेनिफिट होता है, बाजार के बढ़ने से भी और बाजार के घटने से भी। जबकि लमसम वाले के साथ हमेशा एक फ्लॉ रहता है कि जिस सर्टेन लेवल पे उसने इन्वेस्टमेंट किया, अगर वहां से बाजार ऊपर चला गया तो उसके फेवर में जाएगा, और अगर वहां से बाजार नीचे आएगा तो फॉर द टाइमिंग उसको बाजार जो उसका पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा डिप आ सकता है, नीचे आ सकता है। रिस्क मिटिगेट की अगर मैं बात करूं तो लमसम इन्वेस्टमेंट एक हाई रिस्क प्रीपोजिशन, इसको मैं कहना चाहूंगा कि लमसम इन्वेस्टमेंट ज्यादातर एक रिस्की प्रीपोजिशन है, बिकॉज आपने सारा पैसा एक सर्टेन टाइम पे एक सर्टेन मार्केट के लेवल पे आपने म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दिया है, तो डेफिनेटली लमसम इन्वेस्टर की हमेशा एक्सपेक्टेशन रहती है कि जहां उसने इन्वेस्टमेंट किया है मार्केट वहां से ऊपर ही रहे। बट जनरली ऐसा होता नहीं, बिकॉज हम बात कर रहे हैं एक व्यवहारिक चीज की कि जनरली ऐसा होता नहीं है कि हमने जिस लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर दिया मार्केट वहां से ऊपर ही चला जाए। इसका मतलब आप मार्केट को टाइम कर रहे हैं, और जब आप मार्केट को टाइम करना शुरू करते हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट जो है एक इन्वेस्टर से हटके एक गैम्बल की तरफ आ रहा है। तो मार्केट को टाइम करने की बिल्कुल भी गलती ना करें। तो रिस्क मिटिगेट के अगर हवाले से मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है सिप जो है वो ज़्यादा अच्छा रिस्क मिटिगेट करती है, बिकॉज एक डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपका। 10,000 अगर आपने एलोकेट किया हुआ है तो आप 10,000 ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हर महीना। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब अपने उस एलोकेशन को ऊपर नीचे किया है। आपको अगर 5 तारीख का आपने डेट डाला हुआ अपने इन्वेस्टमेंट का, तो 5 तारीख को 10,000 एवरी मंथ इर्रिस्पेक्टिव मार्केट ऊपर है या नीचे, आप डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आई थिंक रिस्क मिटिगेट की अगर मैं बात करूं तो सिप का जो है रिस्क मिटिगेट कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छा रहता है एज कंपेयर टू लमसम। और जब हम इन्वेस्टमेंट या की बात करते हैं इक्विटी मार्केट के अंदर तो होराइजन की बात हमेशा ज़रूर रहेगी। तो अगर कंक्लूजन की बात करूं मैं कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, देखिए ऑप्शन दोनों अपनी जगह अच्छे हैं। लमसम भी अपनी जगह ऑप्शन बहुत अच्छा है और सिप भी बहुत अच्छा है। जो कम रिस्क लेने वाले लोग हैं और जिनके पास पूंजी भी कम है, तो मेरे हिसाब से उनके लिए सिप जो है मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सुटेबल रहेगा। बट जो हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, जो रिस्क लेना भी जानते हैं मार्केट के अंदर, पोजीशन को होल्ड करना भी जानते हैं और जिनका होराइजन भी अच्छा है, तो मेरे हिसाब से उनके लिए लमसम भी उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। सो कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं, दोनों ही ऑप्शन अपनी अपनी जगह बहुत ही अच्छे हैं। कुछ में ज़्यादा रिस्क है, कुछ में कंपैरेटिवली कम रिस्क है, बट बात सारी घूम फिर के आपके इन्वेस्टमेंट के होराइजन पे ही आएगी। आपका होराइजन इस मार्केट के अंदर जितना ज़्यादा लंबा होगा, जितना ज़्यादा बड़ा होगा, चांसेस आर वेरी हाई कि आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर जो रिजल्ट है वो फ्रूटफुल आएंगे ही आएंगे। सो लमसम वालों जो इन्वेस्टर हैं उनसे भी मैं यही एक एडवाइस अपनी तरफ से करना चाहूँगा कि अगर उनकी इन्वेस्टमेंट के बाद बाजार डाउनफॉल पे आ भी जाए तो उसमें मैं नहीं समझता उनको कोई घबराने की ज़रूरत है। या तो उस इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहें एक लंबे होराइजन के साथ, और अगर चाहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट के अंदर और बेनिफिट कमाएं तो उसी इन्वेस्टमेंट के अंदर जिसमें उन्होंने लमसम किया हुआ है उसी फंड के अंदर वो अपने एक सुटेबल अमाउंट के साथ सिप शुरू कर दें, ताकि नीचे डाउनफॉल मार्केट का भी वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सके। तो इन दी एंड जो स्टोरी का जो क्रक्स है, मैं कहूँगा कि दोनों इन्वेस्टमेंट के मोड अपनी जगह अपने हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं। कुछ ज़्यादा रिस्की हैं, कुछ कंपैरेटिवली कम रिस्की हैं।
तो हर इन्वेस्टर को अपने अपने कैश इनफ्लो, जितना उनका इनफ्लो है इनकम का, उसके हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको लमसम में जाना है या सिप के थ्रू जाना है। ठीक है, तो आप अपने इनफ्लो के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मार्केट को टाइम करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये बाजार कितना ऊपर जाने वाला है ये भी कोई नहीं जान सकता, और कितना नीचे आ सकता है ये भी कोई नहीं जान सकता। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर, एक हेल्दी माइंड का इन्वेस्टर जो होता है, वो हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट को एक होराइजन के हिसाब से देखता है कि ये जो पैसा आज मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, चाहे मैं सिप के थ्रू कर रहा हूँ या लमसम के थ्रू कर रहा हूँ, इसको मैं मिनिमम 4 से 5 साल के लिए कर रहा हूँ, और मैक्सिमम वो अपने हिसाब से एनहांस कर सकते हैं अपना होराइजन अकॉर्डिंग टू देयर गोल। जो उनका गोल है कि मुझे अपने बच्चे के लिए सपोज एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो वो अपने 5 साल के होराइजन को 10 साल पे भी ले आ सकते हैं, या उनको घर परचेज करना है तो अपने होराइजन को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। पर जितना ज़्यादा टाइम वो इस बाजार को देंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट को देंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट उतनी ही कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ उनको रिटर्न देने वाली है। सो दर्शकों, आई होप इस वीडियो में थोड़ी सी आपको क्लैरिटी आई होगी कि लमसम में इन्वेस्टमेंट करने के क्या बेनिफिट और क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं, और सिप में इन्वेस्टमेंट करने के ज़्यादातर बेनिफिट ही मैंने बताए होंगे, ड्रॉबैक उसमें कंपैरेटिवली कम ही देखने को मिले हैं। सो ये डिपेंड सारा करता है कि इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट कितना है और उसका होराइजन कितना है। तो मैं अंत में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और इसके रिगार्डिंग किसी भी तरह के क्वेश्चन, कोई क्वेरीज आपके दिमाग में हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप व्हाट्सएप मैसेज या फ़ोन कर सकते हैं मुझे कोई क्वेरी जानने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज जितना आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे मेरा मॉरल उतना ही बूस्ट होगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।